पहले आप बबीता भारतीय लिखती थी, अब आपने यादव लगा दिया है। मैंने अपना आंसर दे दी। मेरे क्षेत्र में तो यादव इतने हैं भी नहीं। आप नौकरी भी कर सकती थी, कहीं अच्छा जगह पे अच्छा पैसा कमा सकती थी, फिर राजनीति में आने का फैसला किया। ये सब जब चीजें जब हमने देखा, रोड पे सोए, किसी ने सुना नहीं, अंगस्टाई करी, तब लगा कि अब नौकरी करने से कोई फायदा नहीं। भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि जब तक आप पार्लियामेंट में नहीं जाओगे, अच्छे लोग पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, तब बुरे लोग आप पे राज करेंगे। आप पहले कांग्रेस में थी, हाँ जी। अभी आप आजाद समाज पार्टी के टिकट पर लड़ रही हैं। आपके प्रचार में आएंगे चंद्रशेखर यादव, तो आप ये फंडिंग कैसे मैनेज कर रही है? मतलब राजनीति बहुत गंदी चीज है, इसमें मत जाना। अब स्कूल से ही वो बच्चे भी होने चाहिए जो राजनीति में जाने का सपना देखे। जनता अपने आप डिसाइड करेगी कि बेटर कौन है, जी। मैं हूँ या वो है। नमस्कार, मैं विक्रम बिंदांजू और आप देख रहे हैं टीटीएस। हम दिल्ली के मुखर्जी नगर में हैं, जो यूपीएससी की तैयारी का हब माना जाता है। और इसी मुखर्जी नगर में लगभग 10 साल पहले यूपीएससी की तैयारी करने एक लड़की आती है, जिनका सपना होता है उसे सिविल सर्विसेज में जाना और कुछ साल वहां से सीखकर फिर राजनीति में आना। लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि वो लड़की आज यहीं उत्तरी पूर्वी दिल्ली से आजाद समाज पार्टी की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ रही है। वो आज हमारे साथ हैं, हम उनसे आज बात करेंगे। तो कैसे हैं बबीता जी आप? हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो हम आपसे कुछ वार्तालाप करेंगे। तो पहला सवाल आपके नाम से, मैं जब पढ़ रहा था, रिसर्च कर रहा था आपके बारे में, तो पहले आप बबीता भारतीय लिखती थी, क्या मैं सही हूँ? हाँ जी, हाँ जी। अब आपने यादव लगा दिया है, तो ऐसा क्यों? अच्छा, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इसको मुखर्जी नगर को कवर कर रहे हैं और ये एक स्टूडेंट का हब है जी। और मैं उसी कम्युनिटी से आती हूँ। तो भारतीय लगाने का मेरा ये था कि जब मैं 2009 में बीएड कर रही थी अजमेर से, तो उस टाइम मतलब मेरे को लगता था कि कोई अपने नाम के पीछे कोई कुछ सरनेम लगाता है, कोई कुछ, इससे जातिवाद और एक अलगाववाद की जो भावना है वो बढ़ती है। जी। तो उस टाइम मैंने सोचा कि मैं क्या लगाऊं मेरे नाम के पीछे ताकि जाति झलके ना, कि हम एक यूनिटी झलके। तो मेरे को किसी से इंस्पिरेशन मिला और मैंने भारतीय लगाना स्टार्ट किया। लेकिन जब से मैं राजनीति में आई हूँ, हर कोई जब मैं नाम बताती हूँ बबीता भारती, अच्छा इसके बाद, अच्छा इसके बाद, मतलब इसके बाद वो पूछना चाहते हैं कि आप किस जाति से हो। तो ये आंसर देते देते आप उनको मना करो कि नहीं मैं तो भारतीय ही हूँ, तो फिर वो और अजम्पशंस लगाएंगे या फिर नहीं नहीं बताओ, मतलब थोड़ा प्रेशर डालेंगे। तो मैंने सोचा कि जब राजनीति में आ रहे हैं तो क्यों ना ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि लोगों को पता हो। वो हमारे माइंड में नहीं है, लेकिन जब लोग जानना चाहते हैं तो उसको बता दिया जाए। तो इसलिए आके कि मैं 1 बाय 1 एक एक को बताऊं, जहां भी जाओ सबसे पहले बताओ। तो फिर मैंने सोचा कि उसको अपडेट कर ये देती ऐसा हूँ। तो नहीं है कि अब राजनीति में आने जब आई हैं, अब टिकट मिल गया आपको, तो वो लोगों को दिखाना है कुछ इसका लाभ मिले? मैंने अपना आंसर दे दिया। मेरे क्षेत्र में तो यादव इतने हैं भी नहीं। ये जो क्षेत्र है ये पूरा मुस्लिम माइनॉरिटी और एससी बहुल क्षेत्र है ये। उसके बाद ओबीसी, हर जो ओबीसी वर्ग है वो थोड़ा 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 है। तो उसका कोई ज्यादा मेरे को वो नहीं मिलने वाला है। जी। आपने पढ़ाई भी अच्छा खासा कर रखा है, आपने एमएससी किया है, हाँ जी। बीएससी किया है, एलएलबी डीयू से किया आपने, हाँ जी, हाँ जी। नेट क्वालिफाई भी हाँ है जी, आप। हाँ जी। फिर आप नौकरी भी कर सकती थी, कहीं अच्छा जगह पे अच्छा पैसा कमा सकती थी, फिर राजनीति में आने का फैसला क्यों? राजनीति में आने का जो मेरा फैसला था वो स्टार्टिंग से ही था। जब मैं 2012 में इसकी तैयारी करने आई थी, उस टाइम अन्ना मूवमेंट चल रहा था जी। उसमें भी हम लोगों ने तैयारी के दौरान जो हमें 1-2 घंटा दे सकते थे हम लोग जाते थे, क्योंकि मेरे को इन सब चीजों में स्टार्टिंग से ही इंटरेस्ट था कि कैसे मतलब नीतियां बनती हैं, कैसे उसका जो इम्पैक्ट है सोसाइटी पर पड़ता है, एक देश पर पड़ता है। जैसे आप जब एनसीईआरटी खोलोगे तो सबसे पहले एक गांधी जी का एक लाइन मिलती है, एक है पैरा मिलता है कि जंतर, मैं तुम्हें एक जंतर देता हूँ कि जब भी तुम कोई पॉलिसी बनाओ तो उसकी वो पॉलिसी जो है वो सही है नहीं है, इसकी जो कसौटी है ये है कि उस पॉलिसी का समाज के लास्ट व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगर समाज का लास्ट व्यक्ति उससे प्रभावित तो हो रहा है पॉजिटिव वे में, तो इसका मतलब वो पॉलिसी अच्छी है, नहीं तो नहीं है। तो ये जो चीज है ये मतलब ये अपने आप में ये कहती है कि राजनीति में जाना जरूरी है, क्योंकि आप मान लो कि ग्रुप सी डी की तैयारी करते हो, बी की करते हो, इवन ऑल इंडिया सर्विस की भी करते हो, तो पॉलिसी को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो लेकिन आप बना नहीं सकते। वो तो पार्लियामेंट में ही बनेगी। आप सजेशंस दे सकते हैं कुछ लेवल पे। तो उसी से, उन्हीं चीजों से ये मेरा इंटरेस्ट था कि पहले मैं सिविल सर्विस में जाके पहले मैं एडमिनिस्ट्रेशन को देखूंगी, अपने देश की जो समस्या है उनको जानूंगी। और लेकिन जब 2020 में कोविड आया तो एग्जाम्स में नहीं बैठने दे रहे थे स्टूडेंट को, अग्निपथ योजना लागू कर दी थी, पेपर आउट इश्यूज थे। तो इन सभी कारणों को लेकर हम लोग आंदोलन में आए और यहीं पर मुखर्जी नगर बत्रा सिनेमा के पास में जो है 2 महीने तक आंदोलन चला। 20-25 आंदोलन जंतर मंतर पे हुए, लखनऊ में भी हुए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 4 केस डले, सलमान खुर्शी सर, प्रशांत भूषण जी, उन्होंने हमारे केस लड़े, करोल बाग में भी आंदोलन हुए।
लेकिन इन आंदोलनों में बैठने के बावजूद, रात दिन यहाँ रोड पे सोने के बावजूद कोई आपकी सुनने वाला नहीं। इवन प्रधानमंत्री के ऑफिस में जब हमने हंगर स्ट्राइक यहाँ पर करी थी, तो पीएमओ में हमने इंफॉर्मेशन पहुंचाई थी, और वहां से ये भी आया था कि भाई मतलब कौन बच्चे बैठे वहां पर, क्या इशू है, वो एसीपी ने रिपोर्ट यहाँ से बना के भेजी। उसके बावजूद इवन इंफॉर्मेशन वहां तक चली गई, और पार्लियामेंट्री कमेटी ने बोला कि जो कोविड कंपनसेशन है वो हर एग्जाम के बच्चे को मिलना चाहिए, जिसमें 17 स्टेट में दिया गया, कुछ कुछ एग्जाम्स में दिया गया, लेकिन सिविल सर्विस वाले बच्चों को नहीं दिया गया। जबकि सिविल सर्विस एक ऐसा पिलर है, डेमोक्रेसी का एक सेकंड पिलर है, जो डिसाइड करती है देश की दशा और दिशा। और इसमें हर गरीब बच्चा जो है, जो जिसके पास संसाधन नहीं है, वो भी बहुत सारे आईएएस बनते हैं, क्योंकि इसमें रिसोर्स की मिनिमम जरूरत होती है। आप देख सकते हो कि मीडिया को कैप्चर कर लिया कुछ लोगों ने, जुडिशरी को कैप्चर कर लिया है, भाई भतीजावाद है कि ऊपर के जो लोग हैं वही 200 लोग हैं, उन्हीं के बच्चे बनते हैं। उसके बाद पार्लियामेंट के इलेक्शन इतने महंगे हो गए हैं कि आम आदमी की औकात ही नहीं है उसमें जाने की। तो सिर्फ एक ही पिलर बचता था जिसमें बच्चे नॉर्मल पैसे में अपनी तैयारियां करके और एक लोकतंत्र के जो सेकंड पिलर है उसमें अपनी भूमिका निभा सकते थे। लेकिन उसको भी इन्होंने एक तो लेटरल एंट्री के थ्रू, और दूसरा कोविड में 2 साल बच्चों के इतने बर्बाद कर दिए कि इस एग्जाम के लिए जितना अपना सब कुछ न्यौछावर जो करके आते हैं उन सबको उससे दूर कर दिया। तो ये सब जब चीजें जब हमने देखा, रोड पे सोए, किसी ने सुना नहीं, हंगर स्ट्राइक करी, तब लगा कि अब नौकरी करने से कोई फायदा नहीं। नौकरी करने से आप अपना परिवार पाल सकते हो, ज्यादा से ज्यादा आप किसी को योगदान कर सकते हो, कोई समाज के लिए कुछ कर रहा है तो। लेकिन अगर सच में ही लोगों के जीवन में परिवर्तन लाना है, सोसाइटी में कुछ करना है, जैसे पहले भी ये था कि डीसी बनेंगे तो अपने एरिया में रूरल डेवलपमेंट करेंगे, हम इतना अच्छा डिस्ट्रिक्ट बना सकते हैं, ये कर सकते हैं। लेकिन जब पढ़ा और जाना तो पता लगा कि सांसद तो 3 डिस्ट्रिक्ट बना सकता है। हर सांसद के अंडर में लगभग 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, उनके पास फंड भी अच्छा आता है, वो अपने हिसाब से पॉलिसियां भी बनवा सकते हैं। तो फिर फाइनली यही था कि अब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां पर यूथ का भी कोई रिप्रेजेंटेटिव हो। कहा तो जाता है कि यूथ जो है वो भविष्य है, यूथ है वो भाग्य विधाता है, सब कुछ उसी के ऊपर डिपेंड करता है, और करता भी। एक परिवार का भी देखो, अगर उसके बच्चे सही निकलते हैं तो उस परिवार का भविष्य जो है माँ बाप का वो अच्छा होता है। लेकिन जब भाग्य विधाता है, यूथ जो है वो नायक है, लेकिन यूथ जो है वो सांसद नहीं है। तो अब जैसे पार्टी, अभी अपोजिशन पार्टी बोल रही है, जो रूलिंग पार्टी वो बोल रही है कि भाई हम ओबीसी को भी प्रतिनिधित्व देंगे, 50% यूथ को भी प्रतिनिधित्व देंगे, महिलाओं को भी देंगे। लेकिन ये सब बातें सिर्फ बातों में रह जाती है, पॉलिसी में ना तो पार्टी लेवल पे आती है, ना कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पे आती है। तो इनको करने के लिए हमें अपने समाज के जो लोग हैं, अपने जो लोग हैं, जो सामान्य परिवारों से आते हैं, किसी भी कैटेगरी, उनको अपने बच्चों को पार्लियामेंट में भेजना होगा। और एक कहावत थी कि राजनीति बहुत गंदी चीज है, इसमें अपने बच्चों को मत भेजो। ये इस कहावत को निरस्त करके और अब कहना होगा कि राजनीति ही सब कुछ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि जब तक आप पार्लियामेंट में नहीं जाओगे, अच्छे लोग पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, तब बुरे लोग आप पे राज करेंगे। और आज वही हो रहा है। बाहुबली, क्रिमिनल्स और पूंजीपति लोगों ने एक नेक्सस बना लिया है, और ऊपर के लेवल पे एक बिजनेस हो गया, पॉलिटिकल बिजनेस। ये अब कोई देश की रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाने वाली चीज नहीं रही है। आप देख सकते हो कि एक तरफ भारत का, जब हम प्रस्ताव लिखते तभी एक हेडिंग स्टार्ट होती है, भारत एक गरीब देश है, जबकि भारत एक गरीब देश नहीं, भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। और आज भी वही है। देश की 4% जो आबादी है, उसके पास देश के 96% रिसोर्स है। और उस आबादी को आप उसका लाइफस्टाइल देख सकते हो, उसका स्टैंडर्ड जो है रहने का वो देख सकते हो। दूसरी बात, आप इलेक्ट्रोल बॉन्ड में देखो, पैसों की मूसलाधार बारिश हो रही है। और जहां पर भी ईडी सीबीआई जाती है, मैं ये नहीं कहती कि ईडी सीबीआई का जो दुरुपयोग आजकल हो रहा है वो सही है, लेकिन जहां पर भी वो जाती है, चाहे वो कहीं पर भी जाओ, पैसों की बौछार निकलती है। तो इसका मतलब ये है कि एक तरफ तो इतना पैसा है देश में कि सिमटे नहीं सिमट रहा है, और दूसरी तरफ जो आम आदमी है वो 2 वक्त की रोटी की जद्दोजहद कर रहा है। तो इन सब का जिम्मेवार यही है कि हमने अपने बच्चों को पार्लियामेंट में नहीं भेजा, और यही हमारे माँ बाप से, हमारे पूर्वजों से गलतियां हुई। और अब उसको सीख लेके यूथ को भी अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए, उनको मौका मिलता है तो अपने बीच से किसी को वो बना के भेजे। और पॉलिटिक्स से एक पैसे को दूर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज मैं भी इलेक्शन में हूँ, और अगर मैं जनता की क्राउड फंडिंग से छोटी छोटी उससे इलेक्शन नहीं लड़ती हूँ, या तो अपने रिसोर्स से लड़ती हूँ, मान लो कि कहीं से भी मैं जुगाड़ करूँ, या मेरे को कोई फाइनेंसर मिले तो उसके बेस पर करूँ, तो वो क्या करेगा, कल मेरे को मिसयूज भी करेगा अपने अनुसार। जैसे आजकल अडानी अंबानी करवा रहे हैं, वो भी करवाएंगे। इसलिए जनता को अपने कैंडिडेट को स्वाभिमानी बनाना चाहिए, ताकि वो किसी के उसमें ना आए, और अपनी थोड़ी थोड़ी जो फंडिंग है जनता की, चाहे वो 100 रुपए दो, 1000 रुपए दो, कितना भी दो, उससे वो लड़वाना चाहिए। और आगे जाते हुए हम एक मांग भी रखेंगे इलेक्शन कमीशन से भी कि वो ऐसा कोई फंड बनाए जिससे कि जो जितने भी कैंडिडेट होते हैं उनको सिलेक्ट करने का कोई क्राइटेरिया वो रखे कि भाई किसको कितना फंड देंगे,
और जिससे कि आम जो यूथ है, आप लोग जो हो, आप लोगों का भी एक मन होता होगा कि भाई आप भी राजनीति में जाओ, अपने देश को रिप्रेजेंट करो, जी लेकिन सब लोग ये सोच के रह जाते हैं कि इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। तो ये जो अगर लोकतंत्र है इस देश में कि लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन लोगों के द्वारा, तो उसमें वो पैसे से फ्री होना चाहिए जी कि अपनी योग्यताओं के दम पर वहां पहुंच सके। आपने जो बात कही उसके अंतर्गत बहुत सारे सवाल मेरे मन में आ रहे हैं, लेकिन एक एक करके आऊंगा। आपने यूपीएससी का जिक्र करा, आप यूपीएससी के बारे में बताइए। जो आपका लास्ट अटेम्प्ट का कब रहा, जरा बताइए आप। मेरा लास्ट अटेम्प्ट 2020 में था और 2020 में ही फिर हम तो ये कोरोना में। यूपीएससी से फिर राजनीति में, यूपीएससी में क्या हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या था उसमें? मैंने बताया तो सही, जब हम कोरोना में जी एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर पाए क्योंकि 21 मार्च को लॉकडाउन लगा था, वो जी 21 दिन के लिए लगा था। जी सब लोग एकदम से यहाँ से बाहर चले गए। यहाँ माइग्रेंट्स थे, आपने देखा होगी, सब पैदल के, उनके बच्चे भी तो तैयारी करते हैं। मुखर्जी नगर यही एक रिक्शा वाले का बेटा आईएएस बना था। जी इन सब का जो हाल था, और जो यहाँ से बच्चे गाँव की तरफ चले गए, कुछ एक दो बुक्स लेके वहां जाके सब जो ट्रेवलिंग के साधन है वो बंद हो गए 1 साल तक। वहां पर कोई बुक्स नहीं मिल सकती थी। एक दो बुक लेके गए थे क्योंकि पता तो था नहीं ना आगे क्या होगा। फिर कुछ बच्चे जो है उनके घर में क्वारंटाइन हो गए जी थे, कुछ के कोविड हो गया था, कुछ के परिवार वालों को कोविड हो गया था, कुछ के परिवार वालों की नियर एंड डियर की किसी की डेथ हो गई थी। जी चारों तरफ एक मतलब ऐसा दहशत का एक माहौल था। जो कुछ लोग एसेंशियल सर्विस में काम कर रहे थे, कुछ लोग फ्रंटलाइन वर्कर्स में काम कर रहे थे। उस टाइम ये था कि एग्जाम को बाद की बात है, पहले अपने आप को बचा लें। और उस टाइम में गवर्नमेंट ने एग्जाम करवाया, जिसकी वजह से हमें आंदोलन में आना पड़ा। और वहां से फिर ये राजनीति की जो शुरुआत हुई, क्योंकि जब चीजों को समझा कि कोई सुनने वाला तो है ही नहीं। जी आप, मैं देख रहा था जब पढ़ रहा था आपके बारे में, आप पहले कांग्रेस में थी, हाँ जी। कांग्रेस की आप प्रतिनिधित्व करती थी, अभी आप आजाद समाज पार्टी की टिकट पर लड़ रही, क्या कारण रहा वहां से इधर आने का? कारण यही रहा कि सबसे पहले जब भी मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया था तो मैंने तो इसी उसमें किया था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगी 2024 में, ये मेरा फाइनल हो था। लोकसभा इलेक्शन। यस, लोकसभा का। टिकट और नहीं मिला फिर उधर? मैंने वहां पर ये बात बोल भी रखी थी स्टार्टिंग से ही जी कि भाई मैं इलेक्शन लड़ूंगी, क्योंकि जब अगर आप सच में ही नेतृत्व की बात करते हो, आज राहुल जी बोल रहे हैं कि ओबीसी के पास जो है इतने रिसोर्स नहीं है, उनका सेक्रेटरी नहीं है, उनके मंत्री नहीं है, यूथ जो है, महिलाएं नहीं है, यूथ नहीं है, हम उन सबको पार्टिसिपेशन देंगे, भागीदारी देंगे। लेकिन जब तो उन चीजों से अट्रैक्ट होकर आप किसी पार्टी में जाते हो, किसी भी इंसान के साथ जुड़ते हो, लेकिन जब वो रियल में जब ग्राउंड पे नहीं उतरती ना, तो जो अट्रैक्शन है वो खत्म हो जाता है। जी क्योंकि भागीदारी की बात तो जब करते हैं, लेकिन बातों में भागीदारी थोड़ी होती है। भागीदारी तो रियल में होती है ना, कि आप भागीदारी दो उन टिकटों में। और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी कैसे होगा जब 4% जो धन है, 96% जो धन है देश का, 4% लोगों के बीच है, उसका डिसेंट्रलाइजेशन कैसे होगा जब आप उसको पावर में बैठाओगे। पार्लियामेंट जो है वो हिमालय है, जहां से नदियां निकल के आती है, देश की कन्याकुमारी लास्ट तक जो है वो सींचती है, और जहां तक पानी पहुंचता वहां तक उसका विकास होता है। ऐसे पार्लियामेंट है कि पार्लियामेंट में जब सामान्य व्यक्ति लास्ट जो लाइन में खड़ा है, वो व्यक्ति जब पार्लियामेंट में बैठेगा, तो जो पावर का सेंट्रलाइजेशन है, धन का सेंट्रलाइजेशन है, अच्छी नीतियों का, न्याय का सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन है, वो होगा, वहां तक होगा। दिल्ली में कितनी सीटों पे लड़ रहे हैं आप लोग? दिल्ली में 7 सीटें हैं, लेकिन हमारी पार्टी 1 सीट पर ही लड़ रही है। बाकी और भी आवेदन आए थे, पूरे भारत में? पूरे भारत में जैसे अभी राजस्थान में 5 सीटें डिक्लेयर करी है जी, और नगीना में, यूपी से नगीना में खुद बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी लड़ रहे हैं। और दिल्ली में उन्होंने अभी तक 1 सीट को मेरी को प्रेफरेंस दिया है, ताकि हम 1 सीट निकालें, ना कि हमें सिर्फ इसलिए इलेक्शन लड़ना है कि हमारे इतने कैंडिडेट लड़े थे और वो फाइनली क्या रिजल्ट मतलब उतना नहीं रहा। ये इसलिए है कि सीट को निकालना है। जी नगीना की बात कर रही थी आप, पिछली बार 2019 लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा का गठबंधन था, तब जाकर नगीना के बसपा के कैंडिडेट जीत पाए थे। इस बार सभी अलग अलग है, बसपा ने भी सीट उतार रखा है, सपा ने भी उतार रखा है, बीजेपी भी ने उतार रखा है, और चंद्रशेखर खुद लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर ने कोशिश किया था कि वो सपा कैंडिडेट ना उतारे, ऐसा मीडिया में खबर चली है। क्या लगता है इस बार चंद्रशेखर निकाल पाएंगे वहां का सीट? वहां की सीट तो 100% है। आप खुद आप सोशल मीडिया पे देख सकते हो, चैनल्स के जरिए देख सकते हो कि वहां जो लोगों का समर्थन उनको मिल रहा है, प्यार उनको मिल रहा है, वो 10 साल की मेहनत है जो उन्होंने लोगों के लिए पूरे देश में जा करके हर न्याय की लड़ाई, अन्याय के खिलाफ वो लड़े, तो उससे देश को समर्थन मिल रहा है। हर युवा का अट्रैक्शन है, वो हर युवा उनसे जुड़ना चाहता है, क्योंकि यूथ जो है वो कुछ करना चाहता है, उसके अंदर भरपूर एनर्जी है, लेकिन उसको एनर्जी को एक पहचान देने वाला कोई नहीं है। वो पहचान देने का काम उन्होंने किया है। तो आज सारा देश का यूथ उनके साथ है, सारा जो गरीब तबका है, मिडिल क्लास तबका है, जो अन्याय सह रहा है इस देश में, वो उनके साथ है। वो क्योंकि उनको लगता है कि कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा उनके आने से। आपके प्रचार में आएंगे चंद्रशेखर यहाँ? हाँ जी, मेरे प्रचार में आएंगे, यहीं पर रहेंगे उनके इलेक्शन के बाद। कब होगा, कब आएंगे? उनका इलेक्शन 19 अप्रैल को खत्म हो रहा है, उसके बाद वो मेरे इलेक्शन में काफी टाइम देंगे।
हमने देखा कि वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि मदद करिए पैसा के माध्यम से कि हम प्रचार प्रसार कर सकें। तो आप कैसे मैनेज कर रही हैं पैसा, क्योंकि हम देखते हैं कि लोकसभा चुनाव में पैसे की आवश्यकता पड़ती है, तो आप ये फंडिंग कैसे मैनेज कर रही है? हम लोगों ने भी अभी एक क्राउड फंडिंग अभियान स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि जितना भी मुखर्जी नगर में यूथ है, चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो, मैं उसी के बीच से आती हूँ। अगर मेरा यहाँ पर, मैं कहती हूँ कि अगर मेरा यहाँ पर कोई है तो टीचर्स है और स्टूडेंट हैं, तो मैं सबसे पहले उनसे अपील करूंगी, फिर मेरे क्षेत्र के जो लोग हैं मैं उनसे अपील करूंगी, और जितने भी आज तक मैं जहाँ पढ़ी हूँ, जहाँ मेरे फ्रेंड्स रहे हैं या कोई भी जानने वाले हैं, मैं उन सबसे अपील करूंगी कि वो मुझे अपनी छोटी छोटी क्राउड फंडिंग के जरिए वो मेरी हेल्प करें, ताकि इस इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट, फ्री और फेयर बनाया जा सके। आप मूल रूप से हरियाणा से आती है। हाँ जी। आप दिल्ली से चुनाव लड़ रही हैं। आप जो जनता है आपको क्यों वोट देंगे? यहाँ के जनता, दिल्ली के जनता, हरियाणा के किसी व्यक्ति को क्यों चुनेंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं हरियाणा में तो सिर्फ 10 साल रही हूँ, 10th की पढ़ाई की है तब तक। उसके बाद +1 2 मैंने राजस्थान से करी, ग्रेजुएशन मैंने वहीं से करी, फिर मैंने बीएड भी अजमेर उधर से ही करी, फिर मैंने सिविल सर्विस की तैयारी यहाँ से करी। यहाँ पर मेरे को 13 साल हो गए रहते हुए। अब 13 साल जब आप एक जगह पर किसी पर रह लेते हो, किसी जगह पर, तो मतलब जो एक कर्म भूमि है मेरी, वो मुखर्जी नगर रहा है। और यहाँ से जो लगाव है वो शायद क्योंकि हरियाणा में बचपन में रहे थे, जब ये सारी चीजें महसूस करने का वो भी नहीं मिल रहा था, तो आज भी मतलब जो अपनापन जो ज्यादा फील होता है वो इस मुखर्जी नगर से होता है। कुछ लोग मेरे से बोल भी रहे थे कि मैं अपने क्षेत्र से वहां से इलेक्शन लड़ लूं, वहां बेटर भी रहेगा क्योंकि लोग जानते हैं ये सब। लेकिन जो ये था ना कि ये जो मुखर्जी नगर है ना, ये मतलब एक ऐसी जगह है जो बच्चे यहाँ पर आते हैं, वो इसको मतलब इतना सेफ फील करते हैं यहाँ पर, उनको अपना घर लगता है ये। तो इससे, इस क्षेत्र से इतना लगाव है कि एक जो मतलब एक जो जन्मभूमि से जो प्यार होता है ना, वो वही प्यार जो है वो कर्म भूमि से। इसलिए मैंने, जन्मभूमि और कर्म भूमि आप मानती है? हाँ राइट, जन्मभूमि तो वो है लेकिन कर्म भूमि ये है। और हाँ, यहाँ पर हम एक पहचान बनाने आए थे, और यहाँ पर आप देखो कि मतलब देश का जो यूथ है ना, जो मतलब देश की जो पहचान है, देश का जो एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप होता है वो इसी क्षेत्र से डेवलप होता है। तो इसी क्षेत्र से एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप होता है, तो इसी क्षेत्र से राजनीति भी डेवलप होनी चाहिए। और मेरा एक उदाहरण होगा बच्चों के अंदर कि अगर आपका कहीं सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको जो है निराश होने की जरूरत नहीं, जिंदगी में रास्ते कभी खत्म नहीं होते। अगर आज मैं बढ़ती हूँ तो यहाँ से 400-500 लोगों को मौका मिलता है, और आगे देश में यही बच्चे जो है अलग अलग क्षेत्र में रिप्रेजेंटेशन। जब भी राजनीति की बात आती है तो बच्चे इंटरेस्ट कम लेते हैं, खासकर लड़कियां, महिलाएं कम बात करती है। आप जहाँ पे हैं अभी, जब लड़कियों की बात की जाए, आप संसद में देख लीजिए कितनी % लोग हैं, कितने % लोग महिलाएं हैं, बहुत कम होती है। मैंने आपसे कहा कि एक कहावत कर दी, समाज ना हमेशा कुछ क्लेवर लोगों के हाथ में रहा है। उन्होंने कभी कोई संगठन बना के अपना वर्चस्व स्थापित किया है, कभी कोई और तरीके से किया है। तो इन्होंने एक कहावत चलाई कि मतलब राजनीति बहुत गंदी चीज है, इसमें मत जाना। तो आम आदमी को लगा कि भाई वो तो बहुत इज्जतदार है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, तो उसको अपने बच्चों को राजनीति में नहीं भेजना चाहिए। और जो क्लेवर लोग थे, जो पहले से राजा, आप देखो कि जब देश आजाद हुआ तो देश को आजाद करवाने में हर आम आदमी ने डंडे खाए, गोलियां खाई, लेकिन जब राजनीति, जब देश को चलाने की बात आई तो कौन आगे निकल के आए? वही जो पहले से या तो पैसे वाले थे या पहले से जो राजशाही में थे, वही लोग आके लोकतंत्र में फिर से कब्जा कर लिया। और ये कहावत लोगों के दिमाग में सेट कर दी कि आप लोग राजनीति में नहीं आना, ये तो बड़ी गंदी चीज है। तो ये हमारे जो पूर्वज है वो समझ नहीं पाए, जबकि उनको ये समझना चाहिए था जब इतनी ही गंदी चीज है तो भाई राजा महाराजाओं की ज्यादा इज्जत होती है, पैसे वालों की ज्यादा इज्जत होती है, उनको तो राजनीति में जाना ही नहीं था चाहिए था। जो जिनके गांव में इज्जत नहीं होती तो उनको भेज देना चाहिए था राजनीति में। तो ये इस कहावत ने पूरी जो जनरेशन है ना उसको खत्म कर दिया। और जो ये इन्होंने देश की संसद पे जो कब्जा किया, विधायिकाओं पे जो कब्जा किया, उन्होंने नई जनरेशन को पैदा ही नहीं होने दिया, ताकि सिर्फ उन्हीं के बच्चे आते रहे और उन्हीं का वर्चस्व देश पे चलता रहे। तो इस चीज ने मतलब एक जनरेशन को खत्म करने का काम किया। मेरी यही अपील है सभी से कि जो बच्चे IAS IPS बनने के सपने देखते हैं या बड़ी अलग नौकरियों में जाने के सपने देखते हैं, अब स्कूल से ही वो बच्चे भी होने चाहिए जो राजनीति में जाने का सपना देखें, क्योंकि राजनीति ही इस देश के को बदल सकती है, क्योंकि वहीं से सब कुछ तय होता है। आप और मैं आज इस ऑफिस में यहाँ बैठे हैं, हम बैठेंगे या नहीं बैठेंगे ये राजनीति तय करेगी। हम लोग हमें नौकरियां मिलेंगी नहीं मिलेंगी ये राजनीति तय करेगी। हमारे पेपर समय पर होंगे या नहीं होंगे ये राजनीति तय करेगी। हमें 2 वक्त की रोटी भी ढंग से मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये राजनीति तय करेगी। तो राजनीति में हर यूथ को जरूर जाना चाहिए, ये मेरी सभी से रिक्वेस्ट है। अपने सपने पालो कि आप देश के सांसद बनो, आप मंत्री बनो, आप प्रधानमंत्री बनो, क्योंकि देश किसी की बपोती नहीं है कि कुछ लोग ही जो है प्रधानमंत्री बनेंगे, कुछ लोग ही कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे, कुछ लोग MP बनेंगे और बाकी जो जनता है वो ऐसे ही संघर्ष करती रहेगी।
आप जिस सीट से लड़ रही है वहां से लगातार पिछली 2 बार से मनोज तिवारी सांसद चुने जा रहे हैं, 2 बार से, मैं सही हूँ? हाँ जी। आप किन मुद्दों पे इस बार उन्हें हराने के लिए या लोगों के बीच जाएंगी, तो किन मुद्दों पे बात करेंगी, कैसे उनका सामना करेंगी? सबसे पहली बात तो ये है कि मेरी जो लड़ाई है मेरी किसी से भी नहीं है, मेरी लड़ाई मेरी खुद से है। मैं जनता को समझाऊंगी कि मैं बेटर कैसे हो सकती हूँ। आज तक जो कुछ नहीं मिला मैं उसको बेटर कैसे इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। सबसे पहला ये है, अब उन्होंने, जनता अपने आप डिसाइड करेगी कि बेटर कौन है, मैं हूँ या वो है। और जनता को अगर लगता है कि मैं बेटर हो सकती हूँ और मैं ज्यादा अच्छे तरीके से उनको बेटर होने के लिए कुछ मुद्दा होता है कि हम ये आएंगे तो ये काम करेंगे। आपका क्या मुद्दा है कि हम, आप अगर आती है इस लोकसभा चुनाव में जीतकर तो क्या काम करेंगे? जनता ने मेरे को पहले भी देखा है, जब बाढ़ आई थी घड़ीमेडू में, उस टाइम कोई भी जो है पक्ष का विपक्ष का कोई सांसद या एमएलए या विधायक पार्षद कोई नहीं था। और घड़ीमेडू में जब बाढ़ आई, हकीकत नगर में आई, तो मैंने वहां पर प्रशासन के साथ मिलकर रात को 12 बजे तक नाव में बैठकर गए हम, एसएचओ सर के साथ, एसडीएम बाहर खड़े थे। और मैं लोगों, जो लेडीज वहां फंसी हुई थी और बाहर नहीं आना चाहती थी कि भाई बाढ़ है, हम बाहर जाएंगे हमारा सामान खराब हो जाएगा, चोरी हो जाएगा, या फिर हम बाहर कैसे रहेंगे, उन सब को हम लोग बाहर से निकाल के लाए। उन सबको हमने अच्छे अच्छे स्थान पर, जहां पर भी गवर्नमेंट ने सुविधा कर रखी थी, वो बेटर तरीके से उनको दिलवाने का वो किया। तो उस टाइम भी गवर्नमेंट ने देखा कि ऐसा कोई नहीं है जो इस तरह से अपनी जान जोखिम में डालकर, और वो रात के 12 बजे अंधेरे के अंदर, मतलब सारे जेंट्स है सब कुछ, उनके बीच में मैं नाव में घूम रही हूँ एक पानी में। और दूसरी बात, एक मैंने पहले ही कहा कि यूथ जो है वो इस देश में कुछ करना चाहता है, उसको बस मौका चाहिए। रही बात दूसरा कि हम क्या करेंगे, सबसे पहला है कि रोजगार के ऊपर हमने एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी बनाई है, जिसमें ये है कि क्योंकि हर घर से बच्चा जो है वो एग्जाम की तैयारी करता है। कोई माँ बाप नहीं ये चाहता कि मेरा बच्चा जो खड़े होके जो है ठेली लगाए कल, ठीक है, या कोई और गलत काम करे। वो चाहता है कि वो एक अच्छी सरकारी नौकरी प्राप्त करे या किसी अच्छी प्राइवेट नौकरी में जाए। तो सबसे पहला मुद्दा है रोजगार का। रोजगार का यह है कि सबसे पहले तो जितना भी रोजगार है उसको 2.5% जो गवर्नमेंट सेक्टर का रोजगार है उसको 10% किया जाए। वेस्टर्न कंट्रीज में भी 10 से 12% टोटल पॉपुलेशन का होता है, क्योंकि आपको गुड गवर्नेंस देना है तो आपको मशीनरी भी उतनी चाहिए। उसके बाद हर एग्जाम का कैलेंडर, जैसे यूपीएससी का कैलेंडर फिक्स है, किसी को इंतजार नहीं करना पड़ता कि कब एग्जाम होगा, कब नोटिफिकेशन आएगा। ऐसे ही हर एग्जाम का कैलेंडर होना चाहिए। है तो सही, लेकिन सारे डिपार्टमेंट जो है फॉलो नहीं करते हैं, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। पेपर आउट जो हो रहे हैं, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, बच्चों के, माँ बाप के जो सपने हैं उनको चकनाचूर किया जा रहा है। यहाँ पर 2-2 3-3 साल रहकर बच्चे तैयारी करते हैं, इतना खर्चा देते हैं, उसके बाद पेपर आउट हो जाता है। तो वो जो खर्चा है वो कहाँ से लाएंगे वो? तो इस सब के लिए जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने चाहिए, जो पेपर आउट में इन्वॉल्व होते हैं उनकी संपत्तियां जब्त होनी चाहिए, इसके लिए कड़े कानून बनने चाहिए, उसके लिए अच्छा बिल बनाया जा सकता है। ऐसे ही जो है यूपीएससी का और पीसीएस का जो सिलेबस है वो इक्वल करना चाहिए। 4 जीएस के पेपर होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि एक ऑप्शनल पेपर है, उसमें भी जब आपके पास अगर ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट है तो उसमें कम नंबर मिलेंगे, अगर आपके पास मेडिकल या इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट है तो ज्यादा नंबर मिलेंगे। तो एक डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो बासवान कमेटी की भी ये रिपोर्ट थी कि भाई 4 जीएस के पेपर होने चाहिए, सभी को जो है सिमिलर करना चाहिए सिलेबस को। और उसके बाद जो है कि ऐसी वो कॉमन कोई टेस्ट होना चाहिए कि जिसने यूपीएससी का, सिविल सर्विस का, मान लो एक एग्जाम हो स्टेट पीसीएस का, इसका जिसने वो क्लियर किया है तो वो सीधा यूपीएससी में नहीं बैठ सकता। मान लो कट ऑफ ज्यादा गई है तो स्टेट की पीसीएस में डायरेक्ट बैठ सके। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी की बात है, यूपीएससी के अंदर मेंस की कॉपी नहीं दिखाते हैं, तो मेंस की कॉपी हर बच्चे को देखने का राइट है, वो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। प्री के आंसर की 15 दिन के अंदर आनी चाहिए। इंटरव्यू है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, ताकि देश के बच्चों को पता तो चले कि वो आंसर क्या पूछते हैं वहां पर और किस तरह से बैठने का तरीका होता है, ताकि कोचिंग्स की जो मोनोपोली होगी उसको भी खत्म किया जा सके, बच्चों में मोटिवेशन भी बच्चों को मिले। ऐसे डिफरेंट, मतलब हमने सुधारों की बात करी। और कॉन्ट्रैक्ट जो पोस्ट है, जो ठेकेदारी प्रथा के अनुसार अभी सभी को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कर दिया, ज्यादातर नौकरियों को, उसको खत्म करना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन है जो सरकारी नौकरियों का, उसको खत्म करना चाहिए। इस बार जो लोकसभा चुनाव होना है, विपक्ष के द्वारा 2-3 चीजें जोरदार तरीके से उठाया जा रहा है। अगर बीजेपी इस बार सत्ता में आती है तो लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है, संविधान को बदला जा सकता है, तानाशाही आ सकती है। विपक्ष जोरों शोरों से इस बार मुद्दे बना रही है। आपको क्या लगता है? अभी तो आपने राजनीतिक करियर शुरू करा है, खासकर मैं आपकी बात कर रहा हूँ, और तो आगे इसको कैसे मैनेज किया जाएगा? जब लोकतंत्र रहेगा ही नहीं, संविधान रहेगा ही नहीं, तो फिर आप तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ये बात सही है, विपक्ष की जो ये चिंता है ये सही है, ये हमारी भी चिंता है कि अगर इस बार ये गवर्नमेंट आ गई बहुमत से तो संविधान नहीं रहेगा। क्योंकि आप इनके पीछे के जो ट्रैक रिकॉर्ड है आप उसको देख सकते हो कि नई संसद का उद्घाटन किया गया, उसमें संगोल को रखा गया। फिर जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं, राष्ट्रपति महोदय हैं, उनके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वो है। फिर जैसे कि मतलब
जब राहुल गांधी जी, अखिलेश जी जाते हैं तो उनके जो ऑफिस है उसको धुलवाया जाता है। इस तरह का जो सिस्टम देश में चल रहा है, और रिजर्वेशन को तो अंदर अंदर खत्म ही कर दिया गया है। जो बेटर पॉलिसीज हैं उनको आप अग्निपथ को देख लो कि अग्निपथ से को जो किया है वो शायद मतलब इस देश के लिए इतनी खतरनाक योजना है, क्योंकि पहले से रोजगार नहीं है, और जब रोजगार नहीं है तो ये बच्चे जब 4 साल के बाद आएंगे जो वेल ट्रेंड होंगे, आप इनको कहाँ सेटल करोगे? आप ये गार्ड की नौकरी तो कर नहीं सकेंगे, क्योंकि जो एक फौजी रिटायर होके आता है तो उसके जीवन के कुछ साल बचते हैं और जो पहचान बनाने का क्राइसिस हो वो खत्म हो जाता है, तो वो गार्ड की नौकरी भी कर लेता है। लेकिन ये बच्चे जो 23-24 साल की उम्र में इनको पहचान बनाने का एक क्राइसिस होता है, पहचान बनाने का एक जज्बा होता है, उस टाइम में रिटायर हो जाएंगे। और जब रिटायर हो जाएंगे तो अगली बार इतनी नौकरियां नहीं है कि हाँ अगर वो मतलब दोबारा से नौकरियों में जा सके, क्योंकि एक तो 3-4 साल वो पढ़ाई से दूर हो जाएंगे, तो उस कंपटीशन को दोबारा से आके फाइट करना इतना मुश्किल हो जाएगा। फिजिकल भले ही वो नौकरियों का निकाल ले, फिर दोबारा से एडजस्टमेंट करोगे बड़ी नौकरियों के लिए तो छोटी नौकरियों के लिए एज जा चुकेगी। बड़ी नौकरियों के लिए हो सकता है कि संघर्ष करने की इतनी क्षमता ना हो कि भाई एक बार रिटायर पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि नौकरियां तो थोड़ी सी हैं। उसके बाद इनको जो है जो गैंग बनी हुई है, जो नेताओं की जो गैंग बनी है, या मतलब लोकल लेवल पे जो गैंग बनी है, जो गैंगस्टर्स हैं वो इनको हायर करेंगे। और जो लड़कियां भी समाज में, महिलाएं जो एक एजुकेशन की तरफ निकली थी, उनको एक फ्रीडम मिली थी, वो सब जो है वापस घरों की तरफ लौट जाएंगी। लेकिन ये वही सिस्टम होगा जो पहले से लड़कियों को बाहर निकलने की आजादी नहीं थी, लड़कियों को पढ़ने की आजादी नहीं थी, लड़कियों को जो है कन्या भ्रूण हत्या इसीलिए होती थी क्योंकि सोशल सिक्योरिटी नहीं दे पाते थे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं दे पाती थी, समाज नहीं दे पाता था। तो वही जो सिस्टम जो है रिग्रेस होने वाला है, वापिस होने वाला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टीटीएस से बात किया, शुक्रिया। थैंक यू।